गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूएनओ के आर्थिक तथा सामाजिक परिषद अंग की डिस्कस करेंगे। यूएनओ के 6 महत्वपूर्ण अंगों में से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी एक महत्वपूर्ण अंग है। आर्थिक और सामाजिक परिषद इस धारणा पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति केवल राजनीतिक विवादों के समाधान पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और उनसे संबंधित अन्य समस्याओं के संबंध में उचित और इफ़ेक्टिव कार्रवाई पर भी डिपेंड करती है। पॉलिटिकल स्थिरता के लिए अतिरिक्त सामाजिक स्थिरता और आर्थिक संतोष भी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सेफ्टी की स्थापना के लिए जरूरी है। यदि हम इसकी यानी कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की संरचना या संगठन के बारे में देखें तो प्रारंभ में इस काउंसिल में 18 मेंबर होते थे, जो 1966 में एक संशोधन करके इसके मेंबर की संख्या 18 से बढ़ाकर 27 कर दी गई। उसके पश्चात इसके अनुच्छेद 61 का एक बार पुनः संशोधन हुआ। यहाँ अनुच्छेद 61 की जगह धारा 61 समझा जाए तो धारा 61 का एक बार पुनः संशोधन हुआ, जो 24 सितंबर 1973 को लागू हुआ। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अब आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की मेंबर संख्या 54 हो गई है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एक परमानेंट संस्था है, परंतु इसके
एक तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष पद मुक्त होते रहते हैं। इस प्रकार एनी मेंबर की अवधि 3 वर्ष होती है, यानी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कोई सदस्य बनता है तो उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। परंतु अवकाश या रिटायर होने वाला सदस्य तुरंत पुनः इलेक्टेड हो सकता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि होता है। यद्यपि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए कोई स्थायी सदस्यता का प्रावधान नहीं है, तथापि व्यवहार में तथाकथित 5 बड़े सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। जनरली इसके इलेक्टेड मेंबर ही इसकी मीटिंग्स में भाग लेते हैं, पर यह संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य को बिना मतदान के किसी ऐसे विषय पर अपने विचार विमर्श में इनवाइट कर सकता है जो उस मेंबर के लिए विशेष चिंता का विषय हो। अब हम इसके वोटिंग प्रोसेस की बात करें तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के प्रत्येक मेंबर को केवल एक वोट देने का अधिकार होता है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों की भांति आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में भी प्रत्येक निर्वाचित राज्य का केवल एक सदस्य बैठकों में भाग ले सकता है। इसमें डिसीजन उपस्थिति एवं वोटिंग में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। परिषद जब किसी विशेष राज्य के विषय पर विचार विमर्श करने बैठती है तो वह उस राज्य के प्रतिनिधि को आमंत्रित करती है, किंतु ऐसे आमंत्रित प्रतिनिधि को वोटिंग करने का राइट नहीं होता है। जनरल असेंबली की भांति एक साल के लिए सदस्य राज्यों में से एक सदस्य इसका सभापति
इलेक्टेड किया जाता है। यदि हम आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सेशन के बारे में डिस्कस करें तो आर्थिक और सामाजिक परिषद हर वर्ष 5 सप्ताह का एक इम्पोर्टेंट सेशन आयोजित करती है। इन सत्रों को बारी बारी से न्यूयॉर्क और जेनेवा में आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह न्यूयॉर्क में 2 संगठनात्मक सत्रों का भी आयोजन करती है। मुख्य सेशन के दौरान एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें मंत्रियों के साथ वरिष्ठ ऑफिसर भी पार्टिसिपेट करते हैं। इस बैठक में इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एंड सोशल मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का पूरे वर्ष के दौरान चलने वाला कार्य उसकी सहायक संस्थाओं, आयोगों और समितियों द्वारा किया जाता है, जो नियमित अंतराल पर अपनी बैठकें आयोजित करने के साथ अपनी कार्यवाहियों के संबंध में परिषद को जानकारी देती है। यदि हम आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के पावर एंड फंक्शन के बारे में बात करें तो यूएनओ के चार्टर के अनुसार इकोनॉमिक तथा सोशल काउंसिल के निम्नलिखित कार्य तथा शक्तियां हैं। निम्न कार्य तथा शक्तियां हैं। यह काउंसिल इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ एवं दूसरे मामलों पर स्टडी कर सकती है एवं इन विषयों में जनरल असेंबली एवं यूएनओ के सदस्यों व विशिष्ट अभिकरणों को रिपोर्ट दे सकती है। दूसरा प्रमुख काम है यह सबके मानवीय राइट तथा फंडामेंटल लिबर्टीज के आदर और उन्हें लागू करने के लिए संस्तुति दे सकती है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद का
तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है यह अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट से संबंधित अभिसमयों के आलेख जनरल असेंबली को प्रेषित कर सकती है। फोर्थ इम्पोर्टेंट वर्क आर्थिक व सामाजिक परिषद का यह है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा डिसाइड रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित मामलों का सम्मेलन इनवाइट कर सकती है। पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है सिक्योरिटी काउंसिल के रिक्वेस्ट पर यह सुरक्षा परिषद को इन्फॉर्मेशन प्रेषित कर सकती है तथा सहायता कर सकती है। छठवां प्रमुख कार्य है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जनरल असेंबली की संस्तुतियों के पालन हेतु वह सब कार्य संपादित कर सकती है जो इसकी क्षमता के अंतर्गत होते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सातवां प्रमुख काम महासभा के अनुमोदन से यह काउंसिल सदस्यों तथा विशिष्ट एजेंसियों की प्रार्थना पर सेवाएं अर्पित कर सकती है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त ये चार्टर के अंतर्गत निर्दिष्ट तथा महासभा द्वारा बनाए गए सभी कार्यों का संपादन करती है या करेगी। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उपयुक्त कर्तव्यों और अधिकारों के अतिरिक्त यूएनओ के दूसरे अंगों को सहायता पहुंचाने का काम भी यह अंग करता है। धारा 65 के अनुसार यह जनरल असेंबली की सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में ऐसे वर्क भी कर सकती है जो उसकी अधिकारिता में आते हैं और वह उन दूसरे सभी फंक्शंस को भी कर सकती है जो यूएनओ के चार्टर में अन्यत्र दिए गए हैं अथवा महासभा द्वारा उसे सौंपे गए हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के प्रमुख पावर एंड फंक्शन में एक विभिन्न विशिष्ट अभिकरणों की गतिविधियों में कोऑर्डिनेशन करना भी इसका कार्य है। संक्षेप में हम इस निष्कर्ष तक पहुँचे हैं कि सामाजिक एवं आर्थिक परिषद गरीबों, घायलों
तथा अशिक्षितों की सहायता करके विश्व शांति की स्थापना में सहायता करती है। यह सभी प्रकार के लोगों के जीवन में सुधार करने का प्रयत्न करती है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के पावर एंड फंक्शंस का मूल्यांकन यदि हम करें तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह काउंसिल अनेक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करती है या किए गए हैं। स्पेशली इसके तथा विशिष्ट कमेटियों के तत्वाधान में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के पिछड़े हुए देशों को दी गई टेक्निकल हेल्प एवं मानवीय अधिकारों की घोषणा इसकी प्रमुख सफलताएं मानी जाती हैं। संक्षेप में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने एक विश्वव्यापी डेमोक्रेटिक परिषद के रूप में कार्य किया है। विश्वव्यापी वेलफेयर के रूप में इसको जाना जाने लगा है। इसने वर्ल्ड को अभाव, गरीबी, रोग और निरक्षरता से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने 1948 की मानव अधिकारों की घोषणा और 1952 के महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों से संबंधित सम्मेलन द्वारा मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति अपार जन जागृति पैदा करने का प्रयास किया है। यद्यपि इसे आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर विधान बनाने की क्षमता प्राप्त नहीं है, फिर भी इसने मानव जाति के उत्थान एवं उसे सुखी जीवन प्रदान करने की दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है। यूएनओ, बाल निधि, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी निधि, तकनीक सहायता समिति, यूरोप के लिए आर्थिक आयोग, एशिया व सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग, लैटिन अमेरिका के लिए आर्थिक आयोग, अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग, संयुक्त राष्ट्र कोरियाई पुनर्निर्माण अभिकरण और आर्थिक विकास के लिए विशेष नीतियों ने संपूर्ण विश्व की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए महान योगदान दिया है।
वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से पीड़ित मानव जाति के अविकसित एवं नवोदित राष्ट्रों के लिए यह एक प्रेरणा व सहायता का स्रोत रही है। स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा यूएनओ का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अंग। इसकी संरचना कैसे होती है, इसमें वोटिंग प्रोसेस कैसे है, इसका सेशन कब प्रारंभ होता है, कब ख़त्म होता है, इस काउंसिल के पावर एंड फंक्शंस क्या हैं, तथा विश्व को यह काउंसिल क्या योगदान देती है, इस सब का अध्ययन आज हमने अपने इस टॉपिक में किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।